हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग आरसीसी डिज़ाइन स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 1 है ये। इसमें आरसीसी के जो भी इंट्रोडक्टरी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे कंक्रीट और स्टील के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। तो धैर्य और संयम बना कर रखिएगा, क्योंकि आरसीसी डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए धीरे धीरे हम सारी चीज़ कवर कर लेंगे। और ये जो डिप्लोमा 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनको ही ध्यान में रख के बनाया गया है। और साथ में चाहे वो आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो या फिर कोई एग्जाम, सब में इसे क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आरसीसी डिज़ाइन का स्ट्रक्चर का पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आरसीसी डिज़ाइन में जो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानना होता है कि स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, नाम क्या है? आरसीसी डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले, फिर हम कंक्रीट से मेनली स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा पास जो स्ट्रक्चर है वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर होते हैं। मेंबर में से क्या आ गया, जैसे बीम्स है, कॉलम्स है, ये सब मेंबर्स हैं, उनकी कॉम्बिनेशन हो और इसे किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया गया हो। हम सभी को स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं, स्ट्रक्चर उन्हीं को बोलेंगे जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया गया हो और उसमें मेंबर के कॉम्बिनेशंस हो, जो खुद लोड लेता हो, है ना, लोड बेयरिंग वाला हो। जैसे आप एक घर में देख लेंगे, कोई बिल्डिंग है तो उसमें कॉलम्स है, इसको वर्टिकल मेंबर बोलते हैं, बीम है, हॉरिजॉन्टल मेंबर बोलते हैं, और इन सभी कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है स्ट्रक्चर। और उसमें जो लोड होते हैं ना, वो स्पेसिफाई होते हैं IS 875 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि हम डेड लोड ले रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करना है, कितना रखना चाहिए, है ना, लाइव लोड कितना लेते हैं, वो सारे गाइडलाइंस IS 875 कोड बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पास लाइव लोड है वो पार्ट 1 में दिया हुआ है, सॉरी, जैसे डेड लोड है वो पार्ट 1 में मेंशन है, लाइव लोड पार्ट 2 में मेंशन है IS 875 का। ठीक है, डेड लोड क्या होता है? स्ट्रक्चर का खुद का वेट जो होता है, सेल्फ वेट, उसको डेड लोड बोल रहे हैं। अब उसमें जो भी लाइव लोड होंगे, जैसे कि कोई स्लैब है उसके ऊपर यदि कोई वुमेन बिल खड़ा है तो वो भी एक लाइव लोड की तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, मतलब अदर देन सेल्फ वेट वो सारे के सारे लाइव लोड में आ जाएंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से मेनली स्टार्ट करेंगे कंक्रीट के बारे में जानना। देखिए, कंक्रीट क्या होता है? ये मिक्सचर है किसका? सैंड का, एग्रीगेट का, सीमेंट का, वाटर का और एड मिक्सर का। तो बारी बारी से इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम कंक्रीट को बहुत ही डीप में नहीं जाएंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक अलग से चैप्टर ही है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एक ओवरव्यू कंक्रीट का ले लेते हैं जो हमारे आरसीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि कंक्रीट जो है क्या है, वो कंक्रीट है मिक्सर। किसका है? जिसमें फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, सीमेंट है, वाटर है। ठीक है, और साथ में एड मिक्सचर। एड मिक्सचर हमेशा यूज नहीं करते हैं, जहाँ पे नीडेड होते हैं, जहाँ पे जगह होती है वहाँ पे हम लोग एड मिक्सचर यूज करते हैं। जैसे हमारा कोल्ड प्लेसेस है, वहाँ पे जल्दी सीमेंट सेट नहीं होगा, तो हम लोग वहाँ पे एक्सीलरेटर कुछ केमिकल ऐड कर सकते हैं ताकि इसका सेटिंग इम्प्रूव किया सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीगेट के बारे में। जिससे हमारा फाइन एग्रीगेट हो गया, जिसको सैंड बोल रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट है, जिसको हम जनरली एग्रीगेट ही बोल देते हैं। ठीक है, तो हम यदि साइज़ की बातें करें तो फाइन एग्रीगेट किसको बोलेंगे? जो उसका साइज़ 4.75 से कम हो। कोर्स एग्रीगेट या सिर्फ इसको एग्रीगेट ही बोलते हैं, ये ग्रेटर देन 4.75 हो। ठीक है, और ये सारे जो क्लासेस हैं, जो साइज जो हम लोग रखते हैं, वो IS 383 1970 कोड बुक से ही लिया गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है एग्रीगेट के बारे में, वो हमको जानना पड़ेगा। जैसे हमारे पास जो नॉमिनल साइज होती है एग्रीगेट का, वो 20 mm रखते हैं। जितने भी देखते होंगे ना घर में यूज़ करते हैं घर को बनाने के लिए, जैसे कॉलम हो गया, बीम्स हो गया, उसमें जो नॉमिनल साइज रखते हैं, जिसको हम एवरेज साइज बोलते हैं, वो है 20 mm। ठीक है, दूसरा मैक्सिमम नॉमिनल साइज क्या हो सकता है एग्रीगेट का? मान लीजिए हमारे पास जो भी थिकनेस होगा ना, मान लीजिए स्लैब है, इसकी थिकनेस मान लो कुछ भी है 80 सेंटीमीटर है सपोज, तो इसका ना 1/4 से ज़्यादा किसी भी एग्रीगेट का साइज नहीं होना चाहिए। यदि हम 80 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मतलब यदि आप थिकनेस 80 सेंटीमीटर रख रहे हैं, तो सॉरी 80 mm का रख रहे हैं थिकनेस, तो 20 mm से ज़्यादा एग्रीगेट का साइज हम लोग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसको देखिए। पॉइंट नंबर 2 में मैक्सिमम नॉमिनल साइज है 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। जो भी थिनर मेंबर है
जो पतला मेंबर है ना उसका 1/4 निकालिए आप, उस साइज़ से ज़्यादा एग्रीगेट का साइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। फॉर थिन मेंबर्स वेयर रेनफोर्स बार आर क्लोजली स्पेस्ड। जैसे हमारे पास जो मास कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर ऐसी जगह पे कंक्रीट है और उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट है ना, बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एग्रीगेट का साइज ना छोटा रखते हैं ताकि इजीली वहाँ पे जा पाए, सेट हो पाए, घुस पाए उसमें। यदि हम लोग साइज बड़ा रखेंगे ना तो स्टील का जो कंजेशन होगा तो जा नहीं पाएगा वहाँ पे, तो होमोजेनिटी नहीं होगी। इसीलिए जहाँ पे स्टील कंजेशन होती है, जो रेनफोर्समेंट है हमारा वो बहुत क्लोजली स्पेस होता है, तो साइज जो एग्रीगेट का है वो 10 mm से कम रखते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, नो रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ कॉन्क्रीट मोर देन 40 mm। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास फ्लो का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है वहाँ पे 40 mm का भी यूज करते हैं या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डैम्स है, डैम देखते हो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वो, वहाँ पे हम नहीं चाहते कि फ्लो, तो हम हेवी एग्रीगेट यूज करते हैं, बोल्डर्स चूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो गए एग्रीगेट को लेकर के। ठीक है, और सैंड तो हम लोग जानते ही है, सैंड में भी 3 होता है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। ठीक है, निकली यहाँ का उतना डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है। तो मेनली हमारा एग्रीगेट का पार्ट जो था वो हम लोगों ने देख लिया। सेकेंड आता है वाटर। देखिए कंक्रीट बनाने के लिए एग्रीगेट चाहिए होता है। ठीक है, सीमेंट हमको पता है अच्छे से, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक ना, वो काम क्या करता है, कोर्स एग्रीगेट को बाइंड करने के लिए काम करता है और वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तभी वो रिएक्शन करेगा। तो वाटर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। वाटर जो होता है हम लोग का पर्पस क्या होता है, सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए, दूसरा वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, वर्केबिलिटी के लिए, और एक सीमेंट हाइड्रेशन करे, अच्छे से रिएक्शन करे, उसके लिए वाटर ज़रूरी होता है। जनरली वाटर का जो pH वैल्यू होता है वो 6 से 8 के बीच में रखते हैं हम लोग। ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो डिस्टर्ब कर देगी रिएक्शन को और स्ट्रेंथ हमारा जो डिज़ायर है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वाटर रिएक्ट करती है सीमेंट से, केमिकल रिएक्शन है, और ये रिएक्शन से क्या होता है, हीट रिलीज होता है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मस्ट बी इवेपोरेटेड। ठीक है, सही बात है, हीट तो निकलेगा भी। इफ़ इट नॉट कॉज थर्मल क्रैक्स। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा ये चीज़, जब हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो वाटर इवेपोरेट होगी, तो फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक क्रैक्स जनरेट हो सकता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल क्रैक्स। प्रिवेंट कैसे करें, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्यूरिंग करते हैं, प्रॉपर क्यूरिंग। आप देखते होंगे जब भी हमारा फाइनल सेटिंग हो जाता है सीमेंट का, उसके बाद हम लोग ऊपर से अप्लाई करते हैं वाटर। ठीक है, वाटर को अप्लाई करने के बहुत सारा प्रोसेस, स्लैब है हमारा, तो स्लैब में हम लोग पॉन्डिंग करते हैं, कॉलम में हम लोग स्प्रिंकलिंग करते हैं। इससे हम लोग चाहते हैं कि डैम्पनेस बना रहे, नहीं तो क्या होगी, क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे ड्यू टू श्रिंकेज। ठीक है, तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर क्यूरिंग। ये हो गया वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन। आगे पढ़ते हैं हम लोग एडमिक्सर। जैसे अभी देखा था मैंने कि एडमिक्सर हमेशा कंक्रीट यूज नहीं करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ यूज़ करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे हम लोग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे एडमिक्सर चाहिए, रोड रिपेयरिंग कर रहे हैं तो वहाँ चाहते हैं कि हम कंक्रीट जल्दी सेट हो जाए, तो वहाँ पे एडमिक्सर मिलाया जाता है। ठीक ना, नहीं तो हम कभी कभी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए या वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी एडमिक्सर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एडमिक्सर क्या है, केमिकल कंपाउंड है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, ये स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करती है, और एडमिक्सर जो है ना वो आपका स्टैंडर्ड कोड बुक है IS 9103, उसके तहत हम लोग कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। वाटर एंड एडमिक्सर आर एडेड एज पर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। अच्छे से पता है हम लोग को कि वाटर यदि एक्सेस हो जाएगा तो श्रिंकेज होगी, क्रैक्स आएंगे तो स्ट्रेंथ घट जाएंगे, तो वाटर को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हुए। और एडमिक्सर भी, एडमिक्सर कब यूज़ करते हैं हम, जब हमारा स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होता है ना, तो हम लोग कम वाटर में भी अच्छा वर्केबिलिटी गेन कर सकते हैं, इससे हमारा स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एडमिक्सर के बारे में। ऐसे एडमिक्सर के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है हमें। उसमें सुपर प्लास्टिसाइजर है, उन सब का यूज करते हैं एज ए वाटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वो हमारे वर्केबिलिटी को भी इंक्रीज करता है।
तो हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कंक्रीट का, उस पर भी डिपेंड करता है उसका स्ट्रेंथ। जैसे कि हम मिक्स कैसे कर रहे हैं, एडमिक्सचर क्या कौन से ऐड कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और ये तीनों चीज़ें कहाँ होती है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में होती है। आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप देखा होगा एक बेचिंग प्लांट होता है, जैसे इसे देख लीजिए, मैंने इमेज रखा है, ये बेचिंग प्लांट है ना, और ये आरएमसी प्लांट है, जहाँ पे ये दिख रहा है आपको कोन बना हुआ, यहाँ पे फाइन सैंड होगा, एग्रीगेट हो गए, और ये यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे मिक्स होती है, वहाँ पे पेन है बड़ा सा, और जब पाइप दिख रही है ना, यहाँ से आती है सीमेंट, ठीक है, और एक अलग पाइप से वाटर भी जाती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पाइप लगा हुआ है ना साइड से, इसमें वाटर जा रही है, ये आपस में मिक्स होते हैं। सब प्रोग्रामेबल होता है, कुछ भी मैनुअल नहीं होता है, यहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है, और उसी प्रपोर्शन में बाय वेट इस बेचिंग प्लांट में सब कुछ मिक्स होता है। और आफ्टर मिक्सिंग जो आप देख रहे हैं ट्रक है ना, ये आरएमसी प्लांट का ट्रक है, यहाँ पे इसको फिल किया जाता है और फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो जब हम मिक्स कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ को लेकर के। जैसे हम मिक्सिंग का पैटर्न, यदि हम लोग अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, होमोजेनिटी अच्छे से नहीं होगी, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ डिक्रीज हो सकती है। एडमिक्सचर जब ऐड कर रहे हैं, जैसे हम पढ़े थे ना, एडमिक्सचर ऐड करेंगे तो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे भी डिपेंड कर रही है। और तीसरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यदि मान लो बहुत ही वार्म कंडीशन है ना, बहुत ही एटमॉस्फेयर में हीट है, तो पानी जल्दी इवोपरेट हो जाएगी, तो क्रैक्स आ सकते हैं, श्रिंकेज हो सकती है, स्ट्रेंथ घट सकती है। ठीक है, ये हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में। जैसे हमारा मैन्युफैक्चर हुआ, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं सीमेंट को, मतलब एक जगह से दूसरे को प्लेस करते हैं। जैसे ये हमारा जो अभी देख रहे थे ट्रक था, इसमें कंक्रीट को लेके जा रहे थे, और साइड में जाकर के उसको प्लेस करना है जहाँ पे भी उसको कास्ट करना रहेगा। ठीक है, तो उसके बीच में टाइम का जो गैप है, इन पे भी डिपेंड करता है हमारा स्ट्रेंथ। जैसे हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है ओपीसी के लिए 30 मिनट होता है, लेकिन हम लोग यदि 1 आवर लेट लगा देंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में, तो सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी ना। जब सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर जब हम प्लेस करेंगे तो जो हमको स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और हमको काम करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, अच्छे से हम उसको कास्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए। तो ट्रांसपोर्ट भी हमारा स्ट्रेंथ को इफेक्ट कर रहा है। तीसरा है प्लेसिंग। जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं, वहाँ पे भी कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि मेथड ऑफ प्लेसिंग क्या है। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि मोर देन 1 मीटर हाइट से यदि हम प्लेस करते हैं कंक्रीट को, तो सेग्रीगेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इनको देखना पड़ता है। दूसरा मेथड ऑफ कंपैक्शन। कंपैक्शन क्यों करते हैं कंक्रीट में, हम चाहते हैं कि वहाँ पे वॉइड्स नहीं हो, अच्छे से कंपैक्ट करें, डेंसनेस हमारा बना रहे। यदि अच्छे से कंपैक्ट नहीं करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एयर बबल्स इंटरेक्ट रहेंगे, तो स्ट्रेंथ को घटा देंगे। और क्या है, मेथड ऑफ क्यूरिंग पे कर रहे हैं। मेथड ऑफ क्यूरिंग में क्या हो गया कि आफ्टर फाइनल सेटिंग जो हम लोग पानी उसमें अप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो ह्यूमिडिटी बना रहे, डैम्पनेस बना रहे। यदि हम नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पे श्रिंकेज क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। और चौथा क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये तो पहले ही बात किया, यदि हॉट क्लाइमेट है तो वहाँ पे पानी का जो है इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, हमें बहुत तेज़ी से कोई क्यूरिंग करते रहना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो सकती है। तो कंक्रीट के बारे में हम लोग ने अभी देखा कि किन किन चीज़ों पे कंक्रीट डिपेंड करती है उसका स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे आते हैं, हम लोग बात करते हैं कंक्रीट के बारे में और थोड़ा डिटेल में। स्ट्रेंथ के बाद हम लोग समझेंगे कि जो हम स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं उसको भी कैटेगराइज किया गया है, उसको ग्रेडिंग कर दिया गया है ना, जिसको बोलते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और ये जो है M5 से M100 तक है। जहाँ पे M लिखा हुआ है ना, ये मिक्स प्रोडक्ट करता है, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसके नीचे में ये डिनोट करता है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्या बोले, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो यदि हम IS कोड बुक को फॉलो करें, IS 456, ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके का मिक्स कंक्रीट मिक्स दिया हुआ है। पहला है नॉमिनल मिक्स, जो कि 5 से लेकर 20 तक ग्रेड को देखते हैं हम लोग। फिर है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसको PCC बोलते हैं, वो M5 से M25 तक है। फिर है RCC, जिसको बोलते हैं रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये M25 से M55 तक है। ठीक है, ये रेंज हमारा IS कोड बुक 456 में मेंशन है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको डिटेल में जान लेते हैं। उसके पहले एक देख लीजिए, और अदर भी ग्रेड्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, इस तरह से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं इसको।
जहाँ पे रेंज भी दिया गया है। ऑर्डिनरी कंक्रीट जो है वो 10 से 20 के बीच में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं जो नॉमिनल मिक्स था उसी के अंदर ऑर्डिनरी कंक्रीट भी आ गया, क्योंकि नॉमिनल मिक्स जो है 5 to 20 है और ये 10 से 20 है, मतलब इसके अंदर 3 ग्रेड है ना। क्या क्या है इसके अंदर 3 ग्रेड? एक है 10, 15 और 20, 3 ग्रेड है यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड कंक्रीट में टोटल 8 ग्रेड है ना। तो एमसीक्यू में इससे पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड कंक्रीट में कितने ग्रेड ऑफ कंक्रीट आते हैं, तो 8 ग्रेड है, M25 से लेके M60 तक है, ठीक है। और हाई स्ट्रेंथ में M65 से लेकर के 100 तक है, इसमें भी टोटल 8 है, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। और अभी हमने देखा था ना IS 456 के अकॉर्डिंग ये 3 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, नॉमिनल, प्लेन और RCC, और इसके रेंज दिए हुए हैं, कौन कौन से यूज़ करते हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले बात करें अकॉर्डिंग टू IS 456, जो हमारे पास नॉमिनल कंक्रीट है ना वो प्री मिक्स है ना, ये प्री डिटरमाइंड होती है, मतलब इसमें हमको अलग से डिज़ाइन नहीं करना पड़ता है, हमें प्री डिटरमाइंड होती है कि यदि मैं इस प्रोपोर्शन में मिक्स करूँगा तो डिज़ायर स्ट्रेंथ जो है इतना आ जाएगा, पहले से पता होता है ना। जैसे ये अब देख लीजिए M5 है, इसमें सीमेंट, सेंट और एग्रीगेट को बाय वॉल्यूम दिया गया है। यदि 1 पार्ट आप सीमेंट लेते हैं तो 5 पार्ट सेंट और 10 पार्ट एग्रीगेट, इस रेशियो में लेते हैं ना, तो आपका M5 के आसपास आपका स्ट्रेंथ आ जाता है, मतलब M5 से ज़्यादा ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा यदि आप इस मिक्स में प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं तो। इसको बोलते हैं नॉमिनल मिक्स। और ये M5 से M20 तक है। M25 का भी दिखा देते हैं, लेकिन M25 को डिज़ाइन भी करते हैं हम लोग, है ना। और ये सारे प्रपोर्शन आप देख ही रहे हैं। M15 का देखना है तो 1:2:4 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और बात करते हैं PPC के बारे में। इसको बोलते हैं प्लेन कॉन्क्रीट सीमेंट, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है, PCC। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? जहाँ पे स्टैटिक कंप्रेशन हो, जैसे फाउंडेशन हो गया, है ना, जो हमारे पास PCC रोड होते हैं वहाँ पे यूज कर लेते हैं, डैम्स हो गए, फुटिंग्स हो गए, ये सब में, ठीक है। नॉट यूज अंडर टेंसाइल लोड। अब हम लोग PCC ना बीम में यूज नहीं कर सकते हैं, कॉलम्स यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लोड जो आती है ना कंप्रेसिव, उसमें सेम टाइम में टेंसाइल लोड्स भी आते हैं, इसीलिए हम लोग PCC का यूज टेंशन जोन में नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे टेंशन आती है ना तो वहाँ पे हम लोग स्टील रिइंफोर्समेंट डालते हैं और वो टेंशन को लेती है, ठीक है। तो PCC हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे स्टैटिक सिर्फ कंप्रेशन लोड आए, टेंसाइल लोड के लिए नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेड आप देख लीजिए, टोटल 5 ग्रेड है, M5, 10, 15, 20 और 25, ये सारे PCC में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात करते हैं RCC का। RCC जहाँ पे हमारे पास जो कंक्रीट है उसके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके साथ में हम लोग रिइंफोर्समेंट को भी ऐड कर रहे हैं, जो सरिया होता है ना स्टील का वो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। RCC का मतलब ही क्या होता है? रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और रिइंफोर्समेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टील यूज करते हैं, ठीक है, स्टील बार्स। क्या होता है, ये बहुत टाइप के होते हैं ना, चाहे कंप्रेसिव हो, टेंसाइल हो, हर सेक्शन का डिज़ाइन RCC में हो जाता है। इसका ग्रेड जो है M20 से लेकर के M55 तक होता है। और याद रखिएगा M20 से कम के ग्रेड के लिए RCC डिज़ाइन नहीं करते हैं। IS कोड हमें M20 से कम के लिए अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो जो भी RCC ग्रेड बनेगा वो मिनिमम M20 होना ही चाहिए। टोटल 8 ग्रेड है, इसको काउंट करेंगे टोटल कितने हैं? 8 ग्रेड है, तो ये याद रख सकते हैं। और नोट में याद रखना है कि जो है ना, नॉट एप्लीकेबल फॉर M60 एंड एबव ग्रेड। ये जो आप देख रहे हैं ना टेंशन कंप्रेशन जो ग्रेड है, जो 8 ग्रेड है, वो सिर्फ M55 तक ही है, उसके ज़्यादा या 60 के बाद से अलाउ नहीं होता है, ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है RCC के लिए। उसके लिए क्या होगा, हाई ग्रेड कंक्रीट जो होता है, जैसे प्री स्ट्रेस वगैरह कंक्रीट हो गया, उसमें करते हैं। अदर ग्रेड भी है, जैसे ऑर्डिनरी है, स्टैंडर्ड है, और एक और है, और इसको बोलते हैं हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। जैसे अभी देख रहे थे ना, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए M60 या उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। पहले ऑर्डिनरी का बात कर लें। ऑर्डिनरी में 3 कंक्रीट है, 3 ग्रेड है, M10, M50, M20, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं? लीन कंक्रीट में, फुटिंग में, या नॉर्मल स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, बट आप इसको नोट्स बनाइएगा अच्छे से, एक प्रॉपर, जब हमारा लेक्चर ख़त्म होगा ना या हिस्ट्री, बहुत अच्छा आपके पास नोट बन जाएगा। और हम लोग सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं।
उसके बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट का देख लें तो यहाँ पे ग्रेड M25 से 55 तक है और M25 से 60 भी दे देते हैं ना अभी करेंटली। ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, चाहे RCC वर्क हो या स्मॉल प्री स्ट्रेस कंक्रीट हो। प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट वो होता है जिसमें हम लोग स्ट्रेस ना लोड लगाने से पहले ही दे देते हैं, इसीलिए उसको प्री स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे रेलवे का स्लीपर देख लीजिए, जिसके ऊपर रेल बिछा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए स्लीपर है ना, इस तरीके का, और इसके ऊपर जो रेल रहता है, आपने शायद देखा होगा, इसके ऊपर इस तरह रेल रहता है, इसके ऊपर चलती ट्रेन। तो ये स्लीपर्स है ना, ये रेलवे स्लीपर्स, ये होती है प्री स्ट्रेस। मतलब जब कास्ट करते हैं ना तो पहले स्टील का वायर को पूरा खींच करके टेंशन से स्ट्रेस ला देते हैं, उसके बाद कट करते हैं कास्ट करने के बाद। ठीक है, क्या बोले, पहले स्टील वायर जो है उसको स्ट्रेस करके बाद में उसमें कास्ट कर देते हैं ऊपर से, जब सूख जाएगा ना, जब सेट हो जाएगा कंक्रीट, फिर काट कर देते हैं और फिर इसी को यूज कर लेते हैं हम लोग रेलवे स्लीपर में। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक से चैप्टर ही होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, बहुत सारे ब्रिज भी देखे होंगे, इसमें सेक्शन बना हुआ रहता है, डायरेक्टली उसको उठा करके वहाँ पे फिट किया आता है और उसमें होल छोड़ते हैं हम लोग और उसमें नंबर ऑफ वायर्स को टाइट करके उसको फिक्स किया जाता है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में भी हाई ग्रेड कंक्रीट यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। अभी समझ में नहीं आ रहा ना प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो कोई बात नहीं, इसको डिटेल में तो पढ़ने वाले हैं ही हम लोग। ठीक है, आगे आते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, जैसे M60 से लेकर के 100 के बीच में ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, लेकिन इसमें फिर से इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। उसके पहले क्या था कि M60 से 80 तक ही था। ठीक है, ये 800 हो गया है शायद, ये 80 होगा, है ना, 80। पहले M60 से M80 तक था, बाद में जब अपडेट हुआ तो इसको 100 भी अंदर में रख लिया गया है। ठीक है, टोटल 8 ग्रेड हैं इसके बीच में जो कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर आते हैं। यूज की बात करें तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, हाई राइज बिल्डिंग है अंडर क्रिटिकल लोड कंडीशन, जैसे रिवर्सल लोड हो गया। रिवर्सल लोड मतलब हुआ कि कभी कंप्रेशन हो रहा है, कभी टेंशन हो रहा है, इस तरह को बोलते हैं रिवर्सल लोड। डायनेमिक लोड हो गए, ट्रैफिक लोड हो गए, इम्पैक्ट लोड हो गए, सडन लोड इसको बोलते हैं हम लोग। ये सारे जहाँ पे लोड आते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग हाई ग्रेड स्ट्रेंथ यूज करते हैं। जितने भी हम लोग देख रहे हैं जो ब्रिजेस बनते हैं, है ना, उसमें यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायनेमिक लोड आते हैं, इसीलिए। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके देख लीजिए, सारे को आराम से देखिए, समझिए, नोट कर लीजिए। अभी भले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग, आगे जैसे जैसे क्लास होगी ना तो हम सारे चीज़ों को कवर कर लेंगे। पेशेंस बना के रखिएगा, तभी आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। जल्दीबाजी में सोचिएगा 5 मिनट ख़त्म हो जाए, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में समझेंगे आप लोग। जैसे मैंने पहले बात किया था ना कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, उसको भी यहाँ पे समझ जाएंगे, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ों को क्लियरिटी नहीं आएगी ना, तो फिर आप डिज़ाइन वाले पार्ट में छोटे छोटे टर्म में आप फंस जाएंगे, समझ में नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं किसको, स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम रेजिस्टिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसको सिग्मा से नोट करते हैं, है ना, स्ट्रेस, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का वो मैक्सिमम वैल्यू जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, सिग्मा है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो मान लीजिए एरिया हमारा फिक्स है और फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा जब वो ब्रेक हो जाएगा, तो उस टाइम में जो स्ट्रेस मिलेगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू इज नोन एज स्ट्रेंथ। तो जब भी स्ट्रेंथ बोला जाए तो स्ट्रेंथ क्या होता है किसी चीज़ का, जो मैक्सिमम स्ट्रेस को वो ले पाए। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर यूनी एक्सियल कंप्रेशन। जो हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं कंक्रीट का, वो यूनी एक्सियल होता है। मतलब हम लोग देखेंगे अभी, मान लीजिए कंक्रीट क्यूब है, उसमें 2 साइड से लोड लगा रहे हैं, मतलब ये क्या यूनिट एक्शन है, मतलब एक ही एक्सिस पे लोड लग रहा है, अदर एक्सिस पे नहीं है। इसी से हम लोग उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं कंक्रीट के लिए। ठीक है, ऐसे तो 2 हैं डिटरमाइन करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 2 टेस्ट होता है, एक होता है क्यूब में और सिलेंडर में भी करते हैं। यूज करते हैं हम लोग CTM मशीन, जिसको बोलते हैं कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। ठीक है, जो कि IS 516 कोड को फॉलो करते हुए टेस्ट किया जाता है। ये जो कोड बुक है ना, ये आप एक साइड में लिख लेंगे, तो जो भी JEE वगैरह का एग्जाम होता है ना, वहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है।
तो इसको आप रख सकते हैं अलग से। अब टेस्ट सेटअप देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग क्यूब टेस्ट का। क्यूब टेस्ट, ठीक है, एमएस सिलेंडर टेस्ट। तो इसका स्ट्रेंथ जो नोट करते हैं वो FCK से करते हैं और सिलेंडर को FCY से करते हैं, ठीक है। FCK क्या है? वो है उसका स्ट्रेंथ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। लेकिन इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्यों बोलते हैं इसको, ये हम देखने वाले हैं अभी आगे। अभी समझ लीजिए सिर्फ ये स्ट्रेंथ है उसका, ठीक है। हम लोग जो क्यूब स्पेसिमेन है, आप देख लीजिए कि क्यूब स्पेसिमेन है, जब हम लोग CTM मशीन में रखते हैं ना, इस तरीके से नीचे से पैक रहती है और नीचे से हाइड्रोलिक मशीन लगा रहता है, ऊपर में फिक्स रहता है। जैसे लोड आएगा ना धीरे धीरे ऊपर जाएगा ये, और एक टाइम में जाकर वो क्रैक हो जाएगी, ठीक है। जिस टाइम पे क्रैक होती है रीडिंग ले लेते हैं, वहाँ से हमारा स्ट्रेस निकल जाता है। इंडिया में तो यही यूज होता है, और US वगैरह में सिलेंड्रिकल कॉन्क्रीट को यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हाइट रहता है 300 और उसका डाया होता है 150 mm। इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग और समझते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। थ्योरी क्वेश्चन में ये पूछे आते हैं, ठीक है। ऐसे MCQ के लिए तो इतना लाइटली आंसर नहीं आते हैं, बट आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप जब भी डिज़ाइन करते होंगे हमेशा ये FCK आपको देखने को मिलेगा। चाहे बीम डिज़ाइन कीजिए, कॉन्क्रीट डिज़ाइन कीजिए, एक होता है FCK और एक होता है FY, ठीक है। ये दोनों ही आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। FY को बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, जो टेंशन में लेते हैं हम लोग, और FCK है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। निकालते कैसे हैं इसके लिए आप ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा डिफिनेशन लिखा हुआ है। द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इज ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये क्या है? एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। मतलब ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस है, लेकिन 5% चांस है कि उससे नीचे फेल हो, 95% रिजल्ट हमारा आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमारे पास 100 क्यूब है, तो उसमें यदि 5 क्यूब या उससे कम यदि रिजल्ट नहीं भी देता है चलेगा, लेकिन 95% रिजल्ट आना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए। इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, जैसे M20 लिख रहे हैं, तो 20 का मतलब क्या है? ये है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, और M दिखाता है मिक्स को। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास चेक करना है कंक्रीट को, ये हमारे पास M30 ग्रेड का एक कंक्रीट है, उसका स्ट्रेंथ को चेक करना है। मेरे पास टोटल 100 क्यूब है, सबको टेस्ट कर रहे हैं और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, पहले कम फिर से ज़्यादा, ऐसे करके 100 क्यूब को अरेंज कर रहे हैं, सबके स्ट्रेंथ को देख रहे हैं। स्ट्रेंथ कैसे निकाले हम लोग? CTM मशीन से निकाले, यूनिएक्सियल लोड अप्लाई किए, क्रैक हुआ, मैक्सिमम लोड जो मिला उसी को बोल रहे हैं हम स्ट्रेंथ। जब अरेंज करेंगे ना, हमारे पास ग्रेड क्या है? M30 का है, तो आप देखिए, ये देखिए 30 से कम है, 30 से कम है, 30 से कम है, ये भी 30 से कम है, मतलब यहाँ तक जो है ना 30 से कम है, ठीक है। अब ध्यान देखिए, हम लोग M30 था ग्रेड, और M30 से कितने क्यूब कम है? 1 2 3 4 5 6 कम है ना, 6 कम है। एक्चुअली यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ऐसा करते हैं एक हम हटा दे रहे हैं फिलहाल, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, समझाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए, ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो है क्यूब M30 से कम आ रही है, मतलब रिजल्ट हमारा नहीं आया, इसमें फेल हो गया। और M30 और उससे ज़्यादा कितने हैं? 95 क्यूब है, यहाँ पे 5 क्यूब फेल है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली 5 क्यूब्स आर लेस देन M30 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? 30 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे वो 30 न्यूटन पर mm², ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलेंगे 30 MPa मेगा पास्कल, ठीक है। बात देखिए, समझे। तो यहाँ पे यदि हम एक को हटा दें, टोटल 5 क्यूब क्या है? फेल है, तो M30 5 क्यूब है, हिंस रिजल्ट आर एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि M30 ग्रेड का कंक्रीट वो सेटिस्फैक्ट्री है। अदरवाइज यदि 5 से ज़्यादा फेल हो रहे हैं, तब हमको डिज़ाइन फिर से करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे ये 6 लिखते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन है, आप इसमें एक कम उतारिएगा तो 5 आ जाएगा, इसको देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग को समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही है जो क्यूब में टेस्ट कर रहे हैं,
बस याद रहे 5% रिजल्ट यदि फेल होता है तो एक्सेप्टेबल है, 95% रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यदि साइट पे टेस्ट करना होगा तो, ठीक है, यदि स्ट्रेंथ हमको साइट में देखना है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब 100 क्यूब तो बनाने वाले हैं नहीं, जैसे उसमें क्या था, पहले M30 देख रहे थे, उसमें 100 क्यूब बना रहे हैं तो 5 क्यूब फेल हो रहा है तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन साइट में हम 100 क्यूब तो नहीं बनाएंगे ना, तो क्या करें उस टाइम, उसमें मिनिमम हम लोग ना 3 क्यूब लेते हैं। कितना लेते हैं? 3 क्यूब। जब भी आपको टेस्ट करना होगा 3 क्यूब तो आपको बनाना ही बनाना है। मान लीजिए 30 है ग्रेड, उसमें एक आ रहा है 31.5, 30.8, 30.5, मतलब 30 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है। 3 क्यूब है, 3 क्यूब ने साइट के लिए बनाया है, साइट में टेस्ट कर रहे हैं लिखा हुआ। तो क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लीजिए। जो एवरेज लेंगे ना तो जो स्ट्रेंथ आएगी वो क्या है, 30 से ज़्यादा है, मतलब वो एक्सेप्टेबल है, सही है। लेकिन हमारा IAS कोड बुक इसको फॉलो नहीं करता है। IAS कोड बुक बोलता है कि हमारे पास जो 2 क्राइटेरिया होती है, इन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोग बोलेंगे कि वो M30 ग्रेड कंक्रीट के लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ऐसे इन जनरल क्या करते हैं हम लोग, 3 क्यूब लिए, तीनों को टेस्ट किए, 28 दिन में, कितने दिन में करते हैं हम लोग, 28 डेज में टेस्ट करते हैं। आपका 28 डेज ऑफ क्यूरिंग सबको टेस्ट कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रही है उसका एवरेज निकाल रहे हैं, वो 30 से ज़्यादा है मतलब ओके है। लेकिन IAS कोड बुक हमें ये नहीं कहती है, उनको 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ता है। वो क्या 2 क्राइटेरिया है, आप देख लीजिए 2 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है, H5S456। क्राइटेरिया नंबर 1 बोलता है जो भी आपके पास, इसको हटा देते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास कंक्रीट है उसका आप 28 डेज में स्ट्रेंथ निकालिए, उसको बोलते हैं FCK। जैसे M30 है, ठीक है, आपने टेस्ट किया तो 13.1 आया है ना, ये क्या एक्चुअल में आ रहा है, लेकिन आपने डिज़ाइन किसका किया था, 30 का किया था। ये 30 क्या है, ये 30 है FCK, ठीक है। उसमें जोड़िए 0.825 इंटू सिग्मा, ये सिग्मा है जो है ना दिख रहा है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आपको कोड बुक में दिया रहता है कि M20 के लिए क्या है, 50 के लिए, है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहता है। उसको पुट करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा FCK जो 30 है उसमें 3 को ऐड कर दीजिए, अब दोनों में जो मैक्सिमम होगा, विच एवर इज मैक्सिमम, उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे। ये क्राइटेरिया नंबर 1 हो गया, समझे। इस तरह के देखते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों में जो मैक्सिमम होता है उसी को ले लेते हैं। उसमें क्या नॉन ओवरलैपिंग कंजुगेटिव टेस्ट बोल रहे हैं। यदि टेस्ट कर रहे हैं ना तो एक लाइन से देखना है, कोई ओवरलैप नहीं करना चाहिए। यदि मान लें M30 2 बार आ गया तो उसको एक बार ही एज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को जो है थोड़ा सा और हम जो MCQ क्वेश्चन लेंगे ना उसमें और इसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल आप याद रखिए IAS 45 के अकॉर्डिंग यदि हम फील्ड में टेस्ट कर रहे हैं तो ये इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना, जो दोनों में से मैक्सिमम होगा उसी को ले लेते हैं। ये हो गया क्राइटेरिया नंबर 1। इसमें कुछ नोट भी है, यदि आप कोई इंडिविजुअल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए M30 क्यूब है, उसको आपने टेस्ट किया, ठीक ना, और उसका वैल्यू M27 आ गया मेगा पास्कल, तो आप इसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी ना करेंगे। यहाँ पे पूरा क्लियरली बोल दिया गया है नॉट वेरी मोर देन FCK -3, जो भी स्ट्रेंथ है उससे -3 से यदि कम आ रहा है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। एक क्राइटेरिया नंबर 2 बच गया, उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे और फिर इसके MCQ भी देख लेंगे, तो हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोग आज सिर्फ कंक्रीट के बारे में बात किए हैं, अगले दिन जो इंट्रोडक्शन में स्टील को पढ़ेंगे, जैसे माइल्ड स्टील है, हाई स्ट्रेंथ स्टील है, HYSD बार है, उन सबको पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर शुरू होगा नेक्स्ट का डिज़ाइन वाला पार्ट। आप सब इसका नोट्स बना लीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट डाल दीजिएगा। लेकिन याद रहे थोड़ा धैर्य बना के पढ़िए, हम सारी चीज़ कवर कर देंगे। यदि आप डिप्लोमा 4th सेम में है ना, एक क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा यदि मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो। जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम लेक्चर बना रहे हैं। और यदि आप JEE वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो जो पॉइंट्स है ना, जैसे हमने ये पॉइंट्स दिया था अभी कि 5% फेल नहीं होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आते हैं, आप देख लिए। इंडिविजुअल वेरी नहीं होना चाहिए, FCK -3, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज हम यहीं छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना पेशेंस के साथ देखा, ठीक है, ओके, थैंक यू।